अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और रियासत में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपकी मेज़बान इरम चौधरी। मशहूर मक़ूला है कि कानून अंधा होता है, कानून बिला तफ़रीक इंसाफ की फराहमी की यकीनी बनाता है, मगर शायद ये मक़ूला वतने अजीज़ के अदालती निज़ाम पर सादर नहीं आता, क्योंकि यहाँ जजेस मुल्ज़िम का चेहरा देख कर इसके साथ सलूक करते हैं। अगर बात की जाए बासर अफराद के लिए, तो बासर अफराद के लिए छुट्टी के दिन भी अदालत लगाकर उसे रिलीफ दिया जाता है। और अहम बात यह है कि जिन सियासी शख्सियत के मुकदमात में जिस फरीक को रिलीफ दिया जाता है वो जश्न मनाता है और मुखालिफ फरीक मातम करता है। और अदालतों को न सिर्फ तनकीद का निशाना बनाया जाता है, बल्कि माजी गवाह है कि अदालतों पर हमले भी किए जाते रहे। खातून जज को धमकी देने के केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की माफी कबूल करते हुए तौहीन अदालत का नोटिस खारिज किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत की। और चीफ जस्टिस ने कहा है कि इमरान खान डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी गए। इमरान खान ने कंडक्ट को देखते हुए अदालत के शुकाज नोटिस को खारिज किया जाता है, क्योंकि उनका कंडक्ट देखा गया। लेकिन सवाल ये भी पैदा होता है कि हम बात करें अगर जजेस के फैसलों के हवाले से, तो निहाल हाशमी, तलाल चौधरी, दानियाल अजीज केसेस के फैसले भी उन्हीं तनाजुर में मौजूद है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या आप निहाल हाशमी, तलाल चौधरी और दानियाल अजीज केस के फैसलों की हिमायत करते हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का कहना था कि इमरान खान ने गैर मशरूत माफी नहीं मांगी। चेयरमैन पीटीआई के माजी के रवैये पर भी कुछ रिकॉर्ड पेश करना चाहते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप तहरीरी दलाइल दे दें, हम वो फैसले में लिख देंगे। अदालत ने इमरान खान के बयान हल्फी पर अपना इत्मीनान जाहिर किया और कहा कि नेक नियति साबित होती है, और माफी भी वो मांगने गए। चेयरमैन पीटीआई का कचहरी जाकर खातून जज से माफी मांगना भी अच्छा इकदाम है। कबल इवन फील्ड रेफरेंस में मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज को भी इसी अदालत ने मुकदमे से बरी किया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर अदालतों को काफी हद तक तनकीद भी बनाया गया और एक नई बहस ने जन्म लिया कि माजी का चीफ जस्टिस साकिब निसार का फैसला दुरुस्त था या इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मौजूदा फैसला। इसी पर बात करेंगे कि आम और खास की ये जो तफरीक है ये कैसे खत्म होगी और यकसा निज़ाम कानून कब राइज होगा। प्रोग्राम में सबसे पहले हम शामिल करेंगे सीनियर कानूनदान हमारे साथ मौजूद है आरिफ चौधरी साहब। आरिफ चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त कर। जैसा सलूक अब मौजूदा जो केसेस हैं उनमें खवास के साथ हो रहा है कि इसी तरह से जजेस अहम सियासी शख्सियात को जो रिलीफ दे रही हैं, आप समझ रही हैं कि आम मुल्जिमान को भी अगर इसी तरह से रिलीफ मिलना शुरू हो जाए आरिफ चौधरी साहब, फिर तो जेलें खाली हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया। दोनों केसेस जिनका आपने हवाला दिया, दोनों इंतहाई मुख्तलिफ केसेस हैं। एक वो केस है जो करप्शन का केस है और जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी फैसला कर चुकी थी, और उसके बाद नैब में जब उनके यहाँ तब्दीली आई तो चूंकि बुनियादी तौर पर प्रोसिक्यूशन जो है उसी में केस को चलाना होता है, तो जो सवालात मुरतब किए गए थे अदालत की तरफ से वो उनका जवाब नैब ने नहीं दिया। और नैब के जवाब ना देने की वजह आपको नजर आ रही होगी, क्योंकि इससे पहले नैब ने कह दिया कि हमें कोई ज़रूरत नहीं है मरियम नवाज के पासपोर्ट को रखने की। और दूसरी बात यह है कि जो सवालात थे वो भी ज़रा हमारी समझ से बाहर थे, चूँकि बुनियादी तौर पर जिस वक्त ये केस बना है तो सारी की सारी उस वक्त जो लॉ जो था वो 9A था नैब एक्ट का, नैब ऑर्डिनेंस का 99 का, और उसमें ये था कि ये जिम्मेदारी उस शख्स की है जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि आप अपने एसेट्स बियॉन्ड मीन साबित करें कि इनके लिए मनी ट्रेल क्या है, आपने ये जो दौलत इकट्ठी की है, ये जो एसेट्स बनाए हैं, इनके लिए ज़राए आपके पास क्या है। और उसमें ये ज़राए जो थे यानी सारी दुनिया को पता था और खुद दोनों यानी इस बारे में किसी को शक नहीं है कि ज़राए वही थे जो पाकिस्तान से दौलत लूट कर वहाँ ले गए। लेकिन ये था कि जब जिम्मा डाला गया उनके प्रोसिक्यूशन के, तो सारी सूरत हाल बदल गई। उन्होंने तो जितनी तहकीक की थी सारी की सारी इसी बुनियाद पर की थी कि नवाज शरीफ मनी ट्रेल नहीं दे सके। लेकिन जब अदालत में केस आप और सजा भी इसी वजह से हुई थी, अब जब अदालत ने रुख सारे का सारा बदल दिया तो उसके बाद तो जाहिर है कि वो प्रॉपर्टीज नहीं उनके पास मौजूद है। दुनिया जाने ना जाने, गुड ही ना जाने, बात तो सारा जाने है। अदालत में प्रोसिक्यूटर्स के पास और अदालत के पास तो कुछ भी नहीं था उन्हें साबित करने के लिए, लेकिन दुनिया सारी जानती है कि वो ज़राए वसाइल क्या थे जिनके जरिए वो सारी जायदाद। जहाँ तक इमरान खान के केस का ताल्लुक है, ये बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म का केस है। ये तौहीन अदालत का मामला था, और तौहीन अदालत का भी वो मामला जिसमें बुनियादी तौर पर कोई सिवाय इसके कि एक जो स्टाइल था यानी पब्लिक जलसे में नाम लेकर उस जज साहबा का,
और उन्हें कहना कि मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं, ये बात जो थी ये तौहीन आमेज थी। बाकी उनका ये कहना कि मैं कार्रवाई करूंगा उनके खिलाफ, जुडिशल का यानी कानूनी कार्रवाई, ये कोई इसमें तौहीन वाला पहलू नहीं था। और बल्कि बाकी भी जो अल्फाज थे वो भी अमूमी तौर पर रिएक्शन जो है दुनिया में, जब किसी को इस तरह की तकलीफ पहुंचती जिस तरह की उन्हें पहुंची थी, तो लोग बाज़ औक़ात इस तरह की बात कर देते हैं। इसके बावजूद जब अदालत ने नोटिस लिया तो इमरान खान ने वो रवैया अपनाया जो एक ऐसे जहांदीदा शख्स का होना चाहिए कि जो चाहता है कि पाकिस्तान में अदालती निज़ाम जो है वो मजबूत हो और अदालतों की इज्जत हो। तो उसने वो बिल्कुल उस खातून जज के पास भी गया, वहाँ भी उसने इबादत की, और जहाँ तक कोर्ट थी वहाँ भी उसने अपने रवैये के ऊपर इबादत की और कहा कि मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगा। तो इसलिए दोनों मामलात को मिलाकर ये कहना कि जनाब सवालात उठ रहे हैं, सवालात तो उठते हैं लेकिन वो एक ही तरफ उसे उठते हैं और एक ही तरफ उनका रुख जाता है कि जो चोर और डाकू जो मुल्क को लूटने वाले हैं और जो जिन्होंने पाकिस्तान का कुछ नहीं छोड़ा, उनकी वो इक़्तिदार में भी हैं और उन्हें रिलीफ भी मिल रहा है। तो बाकी के इमरान खान वाला मामला तो मुझे नहीं समझ आती कि इसमें कोई ऐसी इंसाफ के यानी मतलब दोहरे मेयार की कोई ऐसी बात नहीं है। आरिफ चौधरी साहब, आपका क्या कहना है कि दोहरे मेयार की बात नहीं है, लेकिन क्या अगर आम आदमी भी इसी तरह से तौहीन अदालत करता, इसी तरह मुअज़्ज़ज़ खातून जिसको खुलेआम ललकारता और फिर खाली कुर्सी से माफी मांगता और उसके बाद अदालत पहुंचता, तो उसके साथ भी अदालत ने ऐसा ही सलूक करना था? ऐसा ही होता है। मैं आपको कई केसेस की मिसाल दे सकता हूँ जहाँ अदालत ने तौहीन अदालत की नोटिस दी है और जब किसी शख्स ने आके कहा कि जनाब मुझसे गलती होगी, मैं माफी मांगता हूँ, तो अदालत ने माफ कर दिया, क्योंकि ये मामला बेसिकली उस जज की तरफ से तो उठाया ही नहीं गया था। ये मामला तो हाई कोर्ट ने सुनो मोटो नोटिस लिया था और इसलिए लिया था कि हाई कोर्ट ये चाहती थी कि मातहत अदलिया जो है वो इंटिमिडेट ना हो, प्रेशर में ना आए। और चूंकि इमरान खान सियासी लीडर है और उन्होंने पब्लिकली एक बात इस तरह की थी ललकार के, तो इसलिए उसका नोटिस दिया गया था। जहाँ तक ये दो केसेस हैं, इनका निहाल हाशमी का और तलाल चौधरी का जिसका हवाला और दानियाल का हवाला दिया जाता है, वो केसेस उनकी नौयत कतन मुख्तलिफ थी। उसमें अल्फाज वो इस्तेमाल किए गए थे कि जिसमें इंटेंशन बहुत वाज़ेह हो रही थी कि इंटेंशन अदालत की इज्जत और वकार को मजरूह करने की थी। इसमें अदालत की इज्जत और वकार को मजरूह करने वाली बात इतनी ज्यादा नहीं थी जिसमें इतना एहतजाज था कि भाई ऐसा क्यों हुआ कि एक शख्स जिसका यानी जिस्मानी रिमांड जो था वो पहले जुडिशल रिमांड दिया गया और उसके बाद कौन सी जस्टिफिकेशन थी, कौन सी नई एविडेंस थी जिसमें वो तो उसको दोबारा जिस्मानी रिमांड दे दिया गया। तो आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट ने भी नोटिस लिया है इसी केस का और सुप्रीम कोर्ट ने उस SHO को तलब किया है कि आप हमें आके बताएं, रिकॉर्ड के साथ आएं और बताएं कि आपके पास नई एविडेंस कौन सी थी जिसकी बुनियाद पर आपने मुल्ज़िम का शहबाज गिल का रिमांड जो था वो दोबारा जिस्मानी मांगा जबकि ऑलरेडी जुडिशल रिमांड हो चुका था। तो ये सारी सूरत हाल में तो बात बड़ी क्लियर हो जाती है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले की नज़ाकत को और संगीनी को समझा है, तो उसके बाद हाई कोर्ट में उनका रवैया ऐसा था, तो इस पर कौन सी ऐसी अचंभे वाली बात है कि कोर्ट ने उन्हें कहा कि ठीक है आइंदा आप मोहतात रहें, और उन्होंने कहा कि जी मैं बिल्कुल मोहतात रहूंगा और ऐसी बात नहीं करूंगा। यकसा निज़ाम कानून के आरिफ चौधरी साहब, मैं आपसे बात करना चाहूंगी, कहा जाता है कानून सबके लिए बराबर होता है, तो क्या कभी आम आदमी के लिए भी अदालत का दरवाजा छुट्टी के दिन खुलकर तरजीही बुनियादों पर शहरी को इंसाफ फराहम किया जाएगा? हमने तो ये भी देखा है कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट समेत मातहत अदालतों में हजारों की तादाद में अहम मुकदमात जेर अल्तवा है। यहाँ तो आम आदमी मर जाते हैं और उसकी मौत के बाद उसकी बरीयत का फैसला सामने आता है। सुप्रीम कोर्ट ने माजी में कत्ल केस का फैसला जब सुनाया तो मालूम हुआ कि मुलजिम चंद साल कबल फौत हो गया। तो अदालतों की तरजीहात आप क्या समझते हैं क्या बिलाखिर? आपने बात बहुत वजनी और सही बात की है, इस बारे में मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। और ये देखें, ये जो हमारा इंसाफ का निज़ाम जो है वो दुनिया के 139 मुल्कों में भी सबसे नीचे है, यानी मेरे ख्याल 136 या 130 में। अब तो यानी ये जो हालिया दिनों में फैसले आ रहे हैं उसके बाद तो शायद हमारा नंबर और भी नीचे चला गया हो। उसकी बुनियादी वजह यही है कि यहाँ प्रिडिक्टेबल है सारी चीजें, कोई आपको गैस लगाना मुश्किल नहीं है। और दो तरह के इंसाफ के निज़ाम मौजूद हैं, एक आम आदमी के लिए है जो साल तक यानी गलता रहता है, यानी उसको कोई अपना उसका पुरसाने हाल नहीं,
चाहे उसके सिविल केसेस हो, चाहे उसके फौजदारी केसेस हो, चाहे वो सजाए मौत काट रहा हो और उसका केस जो है वो साल तक ना सुना जाए, चाहे सजाए उम्र कैद काट रहा हो और सारी उम्र कैद काट के बाहर आ जाए और अदालत में केस ना सुना जाए। तो ये एक तरफ, और दूसरी तरफ ये है कि दिन के वक्त अगर इतवार को भी अदालतें खुल जाए और इंसाफ के नाम पर उन लोगों को वो मुराद मिले, इसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता। यानी वो कोई शख्स जो है वो उसके घर के बाहर खड़ी है फोर्स उसे पकड़ने के लिए नैब की, और वो शख्स जो है वो अदालत की तरफ रजू करता है, खुद अंदर है और अदालत में जाकर अदालत जो है खुद चल के आती है इतवार को और वहाँ उसे बगैर पहुंचे रिलीफ देती है और कहती है कि आप लोग चले जाएं। तो इस तरह और भी बहुत सारी चीजें आपके सामने रोज आ रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी बदकिस्मती है और इसका जो दुनिया भर में हमारा इनमें जा रहा है कोई अच्छा नहीं जा रहा। और जिस तरह ये केसेस खत्म हो रहे हैं, आप आने वाले दिनों में आप देखें कि इज़हाक़ का प्राइम मिनिस्टर के जहाज में सवार होकर जाना और फिर इश्तिहारी होते हुए प्राइम मिनिस्टर के जहाज में सवार होकर वापस आना और आकर अलग उठा लेना। कुछ लोगों ने कहा कि कानून का तकाजा ये है कि जनाब अगर एक बंदा जो है इश्तिहारी है वो अपने आप को सरेंडर कर दे तो वो उसे अदालत जो है उसको रिलीज कर देती है। तो भाई उसने सरेंडर कब किया? उसने तो आप अदालत के सामने था ही नहीं जब उसे रिलीफ मिल गया और वो हालत भी उससे उठा लिया। यानी 4 साल तक ये सीट उसका इंतजार करती रही और यानी सेनेट की, और 4 साल के बाद वो आया है, उसे अलग उठाया है और वजीर बन गया है। इश्तिहारी होना उसके, हालांकि लॉ में ये बात मौजूद है कि इश्तिहारी जो है वो अपने फंडामेंटल राइट से भी महरूम हो जाता है। तो यहाँ इश्तिहारी जो है वो जनाब सारी मुराद हासिल है। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि हमारे यहाँ इंसाफ के मेयारात हो रहे हैं। मैंने तो सिर्फ इसलिए इसका जिक्र किया था, ये जो तौहीन अदालत वाली बात है कि ये कोई इतना ज्यादा उसमें इसका मैग्नीट्यूड इतना ज्यादा नहीं था और इसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो किया गया। और खास तौर पर जो लोग इमरान खान का मुकाबला सियासत में नहीं कर सकते, वो उनकी कोशिश और ख्वाहिश थी और आज भी है कि इदारों के जरिए ही फारिग हो जाए, चाहे इलेक्शन कमीशन फारिग कर दे या अदालत फारिग कर दे, हाईकोर्ट फारिग कर दे तो इन्हीं अदालत में, या कोई और तरीका इस तरह इस्तेमाल हो कि वो मैदान में हमारे सामने ना आए। तो ये वो रवश है जिसको मैं समझता हूँ कंडेम करना चाहिए। पाकिस्तान को सीधा सीधा इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए, आज़ादाना, मुस्तफाना, गैर जानबदाराना इंतखाबात करा के जिसको लोग पसंद करते हैं उसे यानी अपना निज़ाम हुकूमत चलाना चाहिए और उसे निज़ाम इंसाफ और निज़ाम अदल में भी तब्दीलियाँ खातर खा लानी चाहिए। यही पाकिस्तान का वक्त के लिए वक्त का तकाजा है। ठीक है, वक्त के तकाजे की भी आपने बात की, उस हवाले से भी उस पॉइंट पर भी आएंगे। लेकिन एक केस में फैसले की अगर हम बात करें, एवन फील्ड रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आप क्या समझते हैं, दुरुस्त था या इस्लामाबाद हाई कोर्ट का? क्योंकि सोशल मीडिया पर अदलिया को जिस तरह से तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, क्या आला अदालतों के जजेस इस सारी सूरत हाल को नहीं मॉनिटर करते या उन्हें अंदाजा नहीं है? ठीक है, मैं आपको एक अर्ज करूँ, जहाँ अदालत को आप कहाँ से शुरू करेंगे, जस्टिस मुनीर से लेकर आज तक, यानी यहाँ जिन लोगों ने जुल्मकार रिपोर्टों को सजाए बहुत सुनाई, यानी और वो भी आके यानी उन्होंने नसीम हसन शाह साहब जो थे उन्होंने एतराफ़ किया कि हम दबाव में थे और हम अपनी नौकरी को बचाने के लिए फैसले करते हैं। तो इसके बाद आपके क्या आपको कहा जाए, यानी पाकिस्तान में देखें एक तरह के फैसले अगर आपको नजर आएंगे जो नवाज शरीफ और उनकी फैमिली के लिए लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद है और जगह मौजूद है, उसी तरह के फैसले आपको दूसरे मामला में नजर नहीं आएंगे। और आप ये देखें कि इस हद तक क्लियर कट यानी चीजें जो मौजूद थी उनके होते हुए भी फिर सब एक तयशुदा स्क्रिप्टेड प्रोग्राम के तहत रिलीफ मिल रहा है सबको। एक तरफ यानी मरियम नवाज का पासपोर्ट रिलीज हो जाता है, मरियम नवाज बरी हो जाती है, इज़हाक़ तशरीफ ले आते हैं, अलग उठा लेते हैं। इसके बाद यानी नवाज शरीफ साहब के लिए भी रास्ता हमवार हो रहा है। तो इस सारी सूरत हाल में जो सबसे जो बस कैजुअलिटी है वो रियासत के निज़ाम अदल की और टोटल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस की है, जिसको दुनिया में किस निगाह से देखा जा रहा है। आपको कभी वो जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो ऊपर लगाया, टाइटल लगाया, मैं वो लफ्ज
बयान नहीं कर सकता कि अदालतों के बारे में, और जिसका ये कोई दोष नहीं, अदालत का भी नहीं ले सकते उनका, तो कुछ उन्होंने कह दिया उसके बाद तो हमारी कोई बात रही नहीं जाती बात। ठीक है, लेकिन एक आपसे और भी सवाल ये करना चाहूंगी कि रियासत और सियासत ये दोनों ही हमारे माशरे में इन दोनों को देखा जाता है। कोई भी इदारा हो, सियासतदान हो, दीगर मामलात हो, तो कहा जाता है कि हमेशा से ही रियासत को प्रायोरिटी बेसिस दी जाती है, रियासत को मुकद्दम रखा जाता है, सियासत तो चलती रहती है। लेकिन आप नहीं समझते कि मौजूदा जो जितनी भी सूरत हाल पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है, जितने भी अदालतों के फैसले चल रही हैं, हमारी रियासत में सियासत को मुकद्दम कब रखने का रिवाज सामने आएगा और रियासत को अहम रखने के हवाले से कब फैसले लिए जाएंगे। मौजूदा सिस्टम में कोई एक भी जुर्रतमंद जज आला अदलिया का ऐसा नहीं है जो डेयरिंगली मेरिट बेस पर फैसले करके एग्जाम्पल सेट कर सके। देखिए, मैं आपको अर्ज करूं कि ये जो फैसले होते थे ना, ये एक से ज्यादा जजेस को इकट्ठे बिठाने का मकसद ये था कि वो हर शख्स अपनी अपनी राय इस्तेमाल करे और जो समझता है वो फैसला अपना बताए कि मेरी राय ये है। अब हमारे यहाँ ये हो गया कि चाहे लार्जर बेंच हो चाहे डिवीजन बेंच हो, वो सारे का सारा एक ही तरह का फैसला सब करते हैं। शायद ही कभी आपको कोई इख्तलाफ राय नजर आता हो। तो ये सबसे पहली बात है। इसमें चुनत वाली बात जो है वो तो आप क्या आप करेंगे, बस अल्लाह ताला करम करे। जिन लोगों को इसका ख्याल करना चाहिए वो अभी नहीं कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, बिल्कुल जिन लोगों को इनका ख्याल करना चाहिए वो नहीं कर रहे, लेकिन ख्याल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी फैसला मुल्क की सियासत में सियासतदानों के हवाले से जो सामने आता है उसके रियासत पर बहुत अहम असरात मुरतब होती हैं। और इसी तरीके से अगर हम बात करें मौजूदा जो सियासी सूरत हाल चल रही है, उसमें यही लग रहा है कि इदारों के जो फैसले हैं उनको सोशल मीडिया पर काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। आला अदलिया के जो फैसले हैं, क्या वो 22 करोड़ आवाम के लिए भी उसी तरह प्रायोरिटी बेसिस पर सामने आए? क्या एक आम आदमी के साथ भी ऐसा ही सलूक किया जाएगा जैसा कि सियासतदानों के अहम फैसलों के हवाले से किया जा रहा है? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अदलिया को और इदारों को अपने साख को हमवार रखने के लिए, अपनी साख को बचाने के लिए और अपने इदारे का नाम बुलंद रखने के लिए बिला तफरीक फैसले करना वक्त की अहम जरूरत है। हमारे साथ मौजूद थे सीनियर कानूनदान आरिफ चौधरी साहब, सियासी सूरत हाल के हवाले से जो है राय उनसे जान रहे थे। लेकिन इसके साथ साथ मजीद क्या मामलात सामने आएंगे आइंदा आने वाले दिनों में, जितने भी केसेस हैं मजीद भी तजिया लेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे, साथ रहिएगा। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। और जिस तरीके से सीनियर कानूनदान आरिफ चौधरी साहब कह रहे थे कि दोहरे मेयार की बात नहीं है, इवन फिर रेफरेंस इमरान खान ने जो तौहीन अदालत किया, इसका जो फैसला सामने आया है, केसेस को मद्देनजर रख के फैसला सामने दिया गया। लेकिन हमारी सियासत में सियासत अहम होती जा रही है, क्या इदारों पर असरअंदाज हो रही है हमारी सियासत, या इदारे सही फैसला सुना रही हैं केसेस को सामने रखते हुए? इसी पर राय लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजिया का तरीके जवानाने पाकिस्तान के सरबराह अब्दुल्ला गुल साहब। अब्दुल्ला गुल साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती का। अदलिया की जानिब से जो फैसले सामने आ रहे हैं, हमने ये भी देखा है कि उन फैसलों के हवाले से जो भी पॉइंट्स अगर सामने रखे जाएं तो मुल्की अदालती निज़ाम, आपको क्या लगता है कि हकीकी मायनों में इंसाफ के तकाजे पूरे कर रहा है? क्योंकि कहा तो ये जाता है कि कानून अंधा होता है, मगर क्या यह मशहूर मकूला वतन अजीज की अदालतों पर सादर आता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, कानूनी तकाजे जो हैं वो गरीब और अमीर का अगर फर्क ना मिटा पाए तो फिर मेरे ख्याल है कि ऐसे कानून को आप जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड कहते हैं। यहाँ ताल्लुक है कि चाहे वो इमरान खान साहब का मामला हो, जिस पे बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर पॉपुलैरिटी की बुनियाद के ऊपर डिसीजन होने हैं, मरियम साहिबा हैं, वो एक अपनी पार्टी की जो है वो एक रहनुमा हैं, इमरान खान साहब अपनी पार्टी के सरबराह हैं, तो यकीनन, लेकिन क्या फिर बाकी लोग जो हैं, क्या उनके साथ यही सलूक होता है? क्या इसी तरह के प्रोटोकॉल्स उनको मिलते हैं? क्या इसी तरीके से वो अदालतों के कमरे में आते हैं? और मैंने तो ये देखा है कि अदालत के कमरे में अगर आप अपना फ़ोन भी उठा लें तो उसी टाइम पे अदालत जो है वो आपका फ़ोन भी जब्त कर लेती है और आपको जो है वो सज़ा भी अलग सुना देती है। कभी कभी तो वहीं खड़ा रखने की सज़ा दे दी जाती है या बड़े अल्फाज सख्त अदा किए जाते हैं।
तो अगर हमने ये देखा है कि गरीब के लिए कवानीन और ताकतवर के लिए कवानीन जो हैं उनमें अगर फर्क आएगा तो पाकिस्तान के अवाम का एतबार जो है वो पहले ही कानून नाफिज करने वाले इदारे और कानून बांटने वाले इदारों पे से जो है वो उठ चुका है। और मेरे ख्याल में इसको मौजूदा जो फैसले कुछ में आए हैं लगता है कि कहीं ना कहीं मरूब जरूर हुआ जा रहा है, क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा कि इस्लामाबाद के अंदर बाकायदा अदालत ने हुक्म दिया था 25 मई को कि एक मखसूस जगह से आगे नहीं आएंगे, बीच वक्त की तरफ नहीं आएंगे। लेकिन फिर ये देखने में आया कि अदालत ने खुद ही फैसला सुना दिया कि नहीं जनाब, उनको खबर नहीं मिली होगी। अगर टीवी के ऊपर मुस्तकिल एक आदमी जो साबिक वजीर आजम रहा हो और उसको खबर ना मिल रही हो और खुद ही आप फैसला भी सुनाएं और खुद ही उसका जवाब भी दे दें, तो मेरा ख्याल है कि इससे ज्यादा मजा और चीज नहीं होगी। लेकिन बहरहाल अदालत का एहतराम बिल्कुल अपनी जगह, लेकिन आप अवाम नास की बातों को रोक नहीं सकेंगे। और जो मौजूदा इस टाइम पे सोशल मीडिया के ऊपर जो सिलसिले चल रहे हैं, बेहतर यह है कि मौजूद जज साहिबान जो हैं उसको जरूर पढ़ लें। और क्योंकि अवाम नास राय को आप यकसर मुस्तरद नहीं कर सकते, लोगों के चक्कर लगाते लगाते उम्रें खत्म हो जाती हैं, जूते घिस जाते हैं, बालों में चांदी आ जाती है, इंसाफ नहीं मिलता उन लोगों को। लेकिन दूसरी तरफ जो है कि अगर वही इरम चौधरी या अब्दुल्ला गुल अगर इस तरह से कोई तौहीन अदालत के हवाले से कोई किरदार हो या मुख्तलिफ रेफरेंसेस आपके ऊपर कायम हो और दिनों में उनका जो है हिसाब हो रहा हो, अभी फॉरेन फंडिंग केस का ही आप देख लें कि किस तरीके से फॉरेन फंडिंग केस के फैसला आया हुआ है। वो एक बाकायदा इलेक्शन कमीशन मौजूद है और लेकिन उसको कैद कर दिया गया है, उसको बताया नहीं गया। इसी तरीके से अगर ये कोई छोटी पार्टी होती या कोई और होती तो क्या उनके साथ यही बर्ताव होता? तो प्रेसिडेंट्स कौन चेक कर रहा है? प्रेसिडेंट्स अगर चेक हो रहे हैं इस तरह के, तो यकीनन इससे अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास जो है वो मजीद तक़वियत इख्तियार करेगा और लोग जो है वो रेबेलियस जो उनका अंदर एटीट्यूड है वो जन्म लेगा। अगर आप नंबर गेम के ऊपर बात कर लें तो फिर नंबर गेम जिसका पास ज्यादा होगा यानी कि उसकी तरफ जो है वो जबरदस्त का ठेका जो है वो पक्का होगा। तो मेरा ख्याल है कि जो मौजूदा कुछ ऐसे हालात पैदा हुए हैं और में जो उनमें कुछ फैसले सामने आए हैं, तो आम नास के अंदर मायूसी की कैफियत को जो है वो उन्होंने तक़वियत दी है और अवाम के अंदर ये ऐसा एहसास हो चला है कि शायद इस मुल्क के अंदर जो है वो इंसाफ जो है वो सिर्फ अमीरों के लिए है, गरीबों के लिए नहीं है। और गरीब आदमी जो है वो तो बख्शी खाने में रखा जाता है, प्रिजनर वैन में लाया जाता है, उसको जो है वो इतना ख्वार किया जाता है कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती पूरी दुनिया के अंदर। लेकिन दूसरी तरफ जो है हम देखते हैं कि अदालतें जो है वो एतवार के दिन भी खुल जाती हैं। अब कोई नहीं पूछता। अभी कोई ज़ाहिर है वो जो जितनी भी ट्रोलिंग हो रही थी जो ये कहते थे कि जनाब अदालतें रात को क्यों खुली हैं, तो वो उनसे भी पूछें कि एतवार की अदालत जो है कभी आज तक किसी को पाकिस्तान में एतवार के दिन अदालत खोल के और उसके अंदर उसको पार्डन किया गया हो या उसकी जो वो मंजूर किया गया हो इस्तदा को। तो ये एक अजीबोगरीब मेरे ख्याल में सूरत हाल सामने आ रही है। हम तो इस वजह से क्योंकि हम मीडिया पे बैठे हुए हैं, खामोश हैं और फिर हम लोग तो कमजोर लोग हैं, लेकिन जो अवामुन नास का रेला है आप उसकी जो तनकीद है और उसकी जो जायज उसके जो एतराज़ात हैं उनको आप मुस्तरद नहीं कर सकते। ये सूरत हाल मजीद खराब होगी और इस किस्म के फैसलों से यकीनन मुश्किलात में इजाफा होगा। अब्दुल्ला गुल साहब, जिस तरीके से आपने भी बात की कि हमारे तो यहाँ पे जो आम लोग हैं उनके केसेस जब सामने आती है तो उनके बालों में चांदी आ जाती है, वो फौत हो जाती हैं। हमारी अदालतें आखिर क्यों शख्सियात को देखकर फैसले करती हैं? क्योंकि जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट समेत मातहत अदालतों में हज़ारों की तादाद में अहम मुकदमात भी ज़ेर इल्तवा या
आम आदमी मर जाता है, फिर उसके फैसले सामने आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने माजी में कत्ल केस का फैसला सुनाया तो मालूम हुआ कि चंद साल कबल मुलजिम फौत हो गया था। और अदालतों की जो तरजीह है वो आखिर है क्या, क्योंकि हमने मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के लिए छुट्टी के दिन अदालतें को खुलते हुए देखा, ना सिर्फ रिलीफ मिलते हुए देखा, कभी पीटीआई के चेयरमैन के लिए खुसूसी तौर पर इतवार को अदालत को लिए। तो ये प्रायोरिटीज जो सेट की जा रही हैं, ये आइंदा आने वाले वक्त में ये प्रायोरिटीज के इम्पैक्ट्स क्या आएंगे, आप क्या समझते हैं? देखिए, अगर आप मुझसे सच्ची बात पूछे तो कानून का तो जनाजा निकल चुका है। यहाँ कानून नाम की कोई चीज नहीं रह गई और ये एक तल्ख हकीकत है। आप इसको अच्छा समझें या बुरा समझें, लेकिन हकीकत यही है। दूसरी तरफ मैं एक छोटे से केस के ऊपर आपसे जरूर बात करना चाहूँगा। वो है जो आसिया बीबी का एक केस था। आपको याद होगा 8.5 साल तकरीबन आसिया साहिबा जो थी उनको जेल में रखा गया और उसके बाद उनको लोअर कोर्ट से, उसके बाद हाई कोर्ट से और फिर आखिरकार हाई कोर्ट ने और लोअर कोर्ट ने फैसला जो है वो उनको तौहीन जो रिसालत था उसके अंदर उनको गिल्टी करार दिया। लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो फैसला रिवर्स हो गया और वो अब मुल्क से बाहर चली गई हैं। मेरा सिर्फ एक मासूमाना सा सवाल है जो शायद हर आदमी के ज़हन में उभरता हो और वो बड़ा वाज़ेह है कि 8.5 साल अगर एक मासूम को आपने जेल में रखा, उसकी औलाद को उससे दूर किया, उसकी मियाँ को उससे दूर किया, उसकी फैमिली को मुसीबत में डलवा दिया गया, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 8.5 साल जो उसके जेल में गुजरे उसका जिम्मेदार कौन है? क्या उन लोगों के ऊपर भी जो है कोई पूछेगा कि यानी कि हर कोई गलत था? तो ये सवाल जो है बहुत सारे लोगों के दिलों के अंदर जो है ये उभरता है और आप जब इंसाफ के तकाज़ों के अंदर कहीं कमजोरियां आती हैं तो यकीनन मुआशरे के अंदर जो है वो बहुत सारे सवालात जन्म लेते हैं। लेकिन साथ ही साथ मैं ये देखना चाहता हूँ कि अगर पॉलिटिक्स जो है वो भारी हो जाती है अदालती फैसलों के ऊपर, तो फिर मैं इतना ही कहूंगा कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपका कहना है अब्दुल्ला गुल साहब के पॉलिटिक्स जो है वो अदालती फैसलों पर भारी है। हम अगर किसी भी अदारे की बात करें तो कोई भी अदारा मौत पर होता है अपनी शख्सियात के हवाले से, जो वहाँ पे मुख्तस की जाती हैं, जो जहाँ पे चुनी जाती हैं और उनके फैसले उस इदारे को मोतबर भी बनाती है और उन पर फिर अगर फैसला दुरुस्त ना आए तो तनकीद का भी निशाना बनना पड़ता है। जिस तरीके से हमने सोशल मीडिया की भी अगर बात करें तो एवन फीड रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आप समझती हैं कि दुरुस्त था, क्योंकि या इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, क्योंकि सोशल मीडिया पर अदलिया को जिस तरह से तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, आला अदालतों के जो जजेस हैं, आप नहीं समझते कि क्या इस सारी सूरत हाल को नोटिस नहीं करते? जी, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। देखिए, बात यह है कि सारा कुछ है, लेकिन आप परवेज मुशर्रफ का अगर फैसला देख लें, अभी कुछ अर्सा तक पहले, तकरीबन 1.5 साल पहले की बात है, मुझे याद है, आपको भी याद होगा कि अदालत ने हुक्म दिया कि आप परवेज मुशर्रफ को जाके गिरफ्तार कर लें। अब सबको पता है कि परवेज मुशर्रफ जो है वो बाहर है, कब का बाहर गया हुआ है, भाग गया है मुल्क से। तो एसपी साहब जो है वो वहाँ गए बाकायदा अपनी पूरी लाव लश्कर लेके, और एसपी साहब ने जो है छापा मारा उनके फार्म हाउस जो चक शहजाद में है और वहाँ रिपोर्ट दी कि जी वो तो मुल्क से बाहर जा चुके हैं। अभी एरम बीबी, इससे बड़ा तमस्खर क्या हो सकता है? मतलब हद हो गई है कि आपने बताया कि वो एक आदमी जिसको मुलजिम को पता चला कि वो तो फौत ही हो चुका है, जिसका फैसला अभी आप देखें ना कि छोटे छोटे मुकदमात के अंदर जो आदमी, इसका मतलब है कि जो 1000 रुपए का पुदीना चोरी करता है वो तो जो है वो 5 साल के लिए अंदर हो जाता है, लेकिन जो 5000 अरब रुपए को चोरी करता है तो वो बहुत वीवीआईपी प्रोटोकॉल के साथ आता है, उसको 1 लाख जेल भी मिलती है, उसको जो है बल्कि जेल मिलती नहीं है। और अभी आपको शाहरुख जतोई का आला केस याद होगा, शाहरुख जतोई जिसके पास टीवी भी लगा हुआ था, मुलाजमीन भी थे, मोबाइल फोन भी चल रहे थे और बेहतरीन वीवीआईपी जो उसको ट्रीटमेंट थी वो भी हो रही थी। ये मेरे ख्याल है कि इससे सवाल नहीं उठ रहे, इससे एक बात स्टैब्लिश हो गई है कि पाकिस्तान की अवाम का जो एतबार है वो तराजू के ऊपर से उठ गया है। ये बात तो बड़ी वाज़ेह है और हकीकत यह है कि ये दिन ब दिन तकवीत पकड़ेगी और अगर ये मजीद तकवीत पकड़ेगी तो फिर मेरे ख्याल में जो सोशल मीडिया पे अदालत के हवाले से जो ट्रोल्स चले और जिस तरीके से बात हुई, मैं नहीं उनको कह रहा कि वो जायज़ हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये लम्हा फिक्रिया ज़रूर है, उस पर गौर करना पड़ेगा।
और आपको ये देखना पड़ेगा कि दोनों को अगर आप एक ही सफ में महमूद और अयाज को नहीं खड़ा करेंगे तो फिर बंद कर देनी चाहिए ऐसे जो इंसाफ के वो दरवाजे जो समझे जाते हैं कि वो सबके लिए बराबर है। मेरा ख्याल है कि फिर वो बराबर वाला सिलसिला कुछ भी नहीं रह जाता। लोअर कोर्ट्स का जो हाल है, आपने मुकदमात के इल्तवा की बात की, तकरीबन मेरे ख्याल है कि तकरीबन कोई 24 लाख मुकदमात हैं जो ज़ेरे इल्तवा है। 24 लाख जो है अगर वो ज़ेरे इल्तवा है तो फिर आप मुझे बताएं कि कहाँ सूरत हाल खड़ी होती है। तो अल्लाह रहम फरमाए बस इसके ऊपर। मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे अब्दुल्ला गुल साहब। और जिस तरीके से बात की जा रही है कि उनका कहना है कि पॉलिटिक्स जो है वो हावी होती जा रही है और अदालती फैसलों पर भी भारी पड़ रही है, लेकिन अदलिया को इस हवाले से गौर ख्वास करना होगा अपने फैसलों के हवाले से। या एक से ज़्यादा जब बेंच बनाया जाता है तो जो राय सामने आनी चाहिए वो 22 करोड़ अवाम, आम आदमी को भी सामने रखकर राय देनी चाहिए कि अगर अहम शख्सियात के लिए फैसले और होंगे और आम आदमी के केसेस के फैसले और होंगे तो ज़हनों में सवाल उठेगा कि हमारे इदारे दोहरा मेयार क्यों सेट करें। और इस दोहरे मेयार को ख़त्म करना होगा। रियासत में सियासत नहीं बल्कि रियासत को मुकद्दम रखकर इसे चलाना होगा। प्रोग्राम सियासत और रियासत का वक्त ख़त्म हुआ चाहते हैं। अपनी मेज़बान इरम चौधरी को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।